हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 है, केमिस्ट्री का चैप्टर 5 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सह संयोजक यौगिक। तो स्टार्ट करते हैं उप सह संयोजक यौगिक में। तो चैप्टर का नाम क्या हो गया आपका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सह संयोजक यौगिक, और ये क्लास 12 का चैप्टर है, केमिस्ट्री का यूनिट 5। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बॉन्डों को समझेंगे। बॉन्ड होते क्या है? बॉन्ड इसमें हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम आयनिक बंध। एक फर्स्ट क्या है आपका? आयनिक बंध, यानी इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। सेकंड है आपका सह संयोजक बंध, और थर्ड है आपका उप सह संयोजक बंध। सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड होता क्या है, आयनिक बंध होता क्या है। आयनिक बंध होता है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा जो बंध बनता है ना, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बना बंध। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनता है ना, वो कहलाता है आपका आयनिक बंध। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? आपका आयोनिक बॉन्ड होता है। क्लियर है? जैसे NaCl है, Na क्या करता है? ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और Cl क्या करता है? इस Na के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ना, वो बॉन्ड कौन सा है? आपका आयनिक बंध। क्लियर है? आयनिक बंध होता है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनता है वह आयनिक बंध होता है। या मैं कह सकता हूं धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल के मध्य जो बंध बनता है वह कौन सा होता है? आपका आयोनिक बॉन्ड होता है। सेकंड बात करते हैं सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बना बंध बनता है ना, वो कहलाता है आपका सह संयोजक बंध, यानी साझेदारी से बना बंध। साझेदारी से बना बंध वो होता है आपका सह संयोजक बंध। यानी जब इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा जब कोई बॉन्ड बनता है तो वह होता है आपका सह संयोजक बंध। क्लियर है? थर्ड है आपका उप सह संयोजक बंध। उप सह संयोजक बंध कब बनता है? उप सह संयोजक बंध तब बनता है जब कोई तत्व ऐसा है जिसका ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, और उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेष बचे हुए हैं। तब वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन सा बंध बनाते हैं? उप सह संयोजक बंध बनाते हैं। जैसे समझते हैं इसको, उप सह संयोजक बंध क्या होता है? एक तरफ के इलेक्ट्रॉन्स के साझे से बना बंध एक तरफ के इलेक्ट्रॉन्स के साझे से बना बंध। यानी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं NH4+। कौन सा देता हूं? NH4+। अब देखते हैं उप सह संयोजक बंध बनता कैसे है। यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन के बाह्यतम आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 और 5। और आपको पता है इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 4। 1 2 3 और 4। और इसमें से एक हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? और आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इसके पास है, एक इसके पास है, और एक इसके पास है। और इस हाइड्रोजन के पास एक भी नहीं है। इस प्लस का मतलब है इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, वो भी इसने क्या कर दिया है? त्याग दिया है। तो इस हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का ऑक्टेट होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स में पूर्ण होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स में कंप्लीट होता है। लेकिन इस हाइड्रोजन के पास तो कितना इलेक्ट्रॉन है? केवल एक। इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। इन 2 इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट सेल में होने चाहिए। तो इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। अब इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2 हो गए।
क्लियर है। इस हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए, अब 2 हो गए, और इस हाइड्रोजन के पास भी अब कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए। क्लियर है यहाँ तक। भाई इसको ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक तो इसके पास है और एक क्या करेगा, ये नाइट्रोजन से ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है। अब चेक करो नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट हुआ कि कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। भाई नाइट्रोजन का भी कंप्लीट हो गया। तो अब ये बॉन्ड बनाएगा क्या, भाई बॉन्ड तो नहीं बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। लेकिन इससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और मैंने अभी अभी एक चीज बताई आपको कि उपसहसंयोजक बंध तब बनता है जब कोई तत्व ऐसा हो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और उसके पास लोन पेयर बचे हुए हैं। यानी इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है और उसके पास क्या बचे हुए हैं, लोन पेयर बचे हुए हैं। तो उस कंडीशन में कौन सा बंध बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है। आपको पता है इस हाइड्रोजन के लिए अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको त्याग देता है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, इसको त्याग देता है, तो इसके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी। अगर आप ऐसे बॉन्ड बना रहे हो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इसके पास क्या हो जाएगा, ऑक्टेट बिगड़ जाएगा। तो ये इसको एक सलाह देता है हाइड्रोजन को कि भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जैसे ही अगर मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा ना, तो मेरा ऑक्टेट क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो ये क्या करता है, इसको एक सलाह देता है कि भाई तेरे को जितने दिन मेरे बॉन्ड बनाना है ना, तो यहाँ पे रह सकता है बॉन्ड बना के, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं दूंगा तेरे को। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड तोड़ के बाहर जा भी रहा है ना, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहीं पे इसके पास छोड़ के जाएगा कि भाई तू तेरे इलेक्ट्रॉन तेरे पास रख, मैं अकेला ही बाहर जा रहा हूं। ध्यान रखना है, ये ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन कौन सा बंध बनाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है। यानी हाइड्रोजन को इसके पास जितने दिन बॉन्ड बना के रहना है ना, तो इस उपसहसंयोजक बॉन्ड बना के रह सकता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के रह सकता है इसके साथ। क्लियर है। दोबारा समझो, मैंने एक एग्जांपल लिया NH4+। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इससे क्या जुड़े हुए हैं भाई, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और एक हाइड्रोजन पे क्या है, इसका पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है। अब आपको पता है इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन के लिए ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। एक इससे क्या करेगा, साझा करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी क्या करता है, ये हाइड्रोजन भी इसके नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है, और ये हाइड्रोजन भी इसके एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, साझा करता है। हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है तीनों का। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैंने अभी भी आपको एक चीज बताई है कि अगर किसी तत्व के पास उसके ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यदि किसी तत्व का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और उसके पास लोन पेयर शेष बचे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। तो ये जो लोन पेयर हैं, इन 2 बिंदुओं को बोलते हैं हम लोन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को देता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी भी किसके हैं, नाइट्रोजन के ही हैं, लेकिन इसके लिए दे रहा है कि जिससे ये भी बॉन्ड बना के रह सके। अगर ये हाइड्रोजन यहां से बाहर जाएगा ना, अगर ये हाइड्रोजन यहां से बाहर जाएगा, तो ये H+ की फॉर्म में ही बाहर जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसके पास ही छोड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये जैसे इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, इसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध बोलते हैं। क्लियर है। कौन सा बंध है, उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध की जो दिशा होती है ना, वो दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की तरफ होती है। दाता परमाणु होता है दान देने वाला, और ग्राही परमाणु होता है ग्रहण करने वाला। तो इस तीर के साइन की जो दिशा होती है, उपसहसंयोजक बंध की जो दिशा होती है, वो दाता से किधर की तरफ होती है, ग्राही की तरफ होती है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उपसहसंयोजक बंध को एक एग्जांपल से और समझते हैं, NH3 और BF3। यानी यहाँ पे उपसहसंयोजक बंध बन रहा है। कैसे बना है उपसहसंयोजक बंध, आपको पता है नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इसके पास है लोन पेयर। देखो नाइट्रोजन, इसको चेक करो,
हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है और नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहाँ पे क्या है, BF3 है, ये यहाँ पे चेक करो, फ्लोरीन इस बोरोन के ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? 1 2 3 4 5 6। और मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी तत्व ऐसा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या करता है, एक ऑब्सेसिव बंध बनाता है। अब यहाँ पे देखो, इस नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, लेकिन इस बोरोन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके 8 कंप्लीट होने के क्या करेगा, ये बोरोन इस नाइट्रोजन के पास जाएगा कि भाई मेरे को ना 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मेरे को क्या देने हैं, तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। ये बोरोन इसके पास आता है कि भाई मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन दे। तो नाइट्रोजन एक सलाह देता है कि भाई मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन तो नहीं दूंगा, लेकिन तेरे को जितने दिन बॉन्ड बना के रहना है ना, वो रह सकता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करता है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो इसके लिए भी काउंट होंगे। अब कितने हो गए बोरोन के पास, 2 4 और 2 6 और 2 8। और इस नाइट्रोजन की भी चेक करो आप, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। तो यहाँ पर ये ऑब्सेसिव बंध यही होता है, कब बनता है, जब किसी तत्व के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं और लोन पेयर बच रहे हों, तो वो बंध बनाएगा, वो लोन पेयर ऑब्सेसिव बंध बनाएगा। और ऑब्सेसिव बंध की दिशा होती है वो दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की तरफ होती है। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया होगा? ठीक। ऑब्सेसिव जो क्योंकि वो भी देखते हैं। उपसेचनिक यौगिक के बारे में बात करते हैं। उपसेचनिक यौगिक होता क्या है कि जब कोई भी संक्रमण धातु अपने रिक्त कक्षकों को पूर्ण करने के लिए, संक्रमण धातु होती हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ध्यान रखना कि जब कोई भी संक्रमण धातु अपने रिक्त कक्षकों को पूर्ण करने के लिए किसी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण करते हैं, यानी लोन पेयर ग्रहण करते हैं, तो बनने वाला बंध उपसेचनिक बंध कहलाता है। अभी अभी मैंने एक चीज समझाई थी आपको कि संक्रमण धातु क्या है, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और संक्रमण धातुओं के पास में रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, रिक्त डी कक्षकों को भरने के लिए लिगेंड से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण करते हैं। लिगेंड से क्या करते हैं, जोड़ा ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन का, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं उन रिक्त डी कक्षकों को भरने के लिए। ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा वो ग्रहण करते हैं, तो उस वक्त एक तीर का साइन लगाया जाता है, उस तीर के साइन को बोलते हैं हम उपसेचनिक बंध। जब मैंने उपसेचनिक बंध आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, तो उसमें आपको समझाया था उपसेचनिक बंध कब बनता है, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, किसी दूसरे परमाणु को दिया जाता है, तो उस वक्त वहां पर उपसेचनिक बंध बनता है, यानी दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की तरफ उस तीर के साइन की दिशा होती है। तो यही चीज कह रहे हैं हम उपसेचनिक यौगिक, यानी वो कहलाता है आपका उपसहसंयोजक बंध। और इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो कहलाते हैं आपके उपसह संयोजक यौगिक। अब एक बड़ा है यहाँ पे लिगेंड। लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देते हैं ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देते हैं, उस देने वाले को ही बोलते हैं हम लिगेंड। क्लियर है? लिगेंड क्या होता है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना, वही क्या कहलाएगा, आपका लिगेंड कहलाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट, इस प्रकार के बंध को तीर के साइन से दर्शाते हैं। मैंने आपको बताया था उपसेचनिक बंध होता है, उसको कौन से साइन के द्वारा दर्शाते हैं, तीर के साइन से। और ये तीर का साइन होता है ना, ये कौन सा बॉन्ड होता है, आपका सिग्मा बंध होता है। यानी यह बंध हमेशा कौन सा बंध होता है, सिग्मा बंध होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक। योगात्मक यौगिक के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा योगात्मक यौगिक है क्या, यानी तत्वों का क्या हो रहा होगा, उसमें योग हो रहा होगा। तो योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक क्या है, जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों को विलयनों को सरल स्थायी यौगिकों के विलयनों को उनके आणविक अनुपात में मिलाकर वाष्पीकृत होने तक नए पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है, हमने क्या किया, दो या दो से अधिक पदार्थ सरल स्थायी यौगिक लिए, कोई दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिक लिए एक निश्चित अनुपात में लिए, उनको क्या किया हमने, गर्म किया, और तब तक गर्म किया जब तक वो वाष्पीकृत ना हो जाए। कोई दो या दो से अधिक प्रकार के मैंने क्या लिए,
पदार्थ लिए, समान अनुपात में लिए और दोनों को क्या किया मैंने मिलाया और मिला करके मैंने उनको क्या किया वाष्पीकृत किया। और उनको कब तक वाष्पीकृत किया, जब तक उनके क्रिस्टल प्राप्त ना हो जाए। तो लास्ट में एक क्रिस्टल बनता है, उसी को क्या कहते हैं हम, योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक कहते हैं। नहीं आएगा भाई, दो या दो से अधिक कोई सरल स्थायी यौगिक लिए मैंने, उन दोनों को मैंने मिला लिया और दोनों को मिलाने के बाद मैंने उसको क्या दिया, टेम्परेचर दिया और उसको वाष्पीकृत किया। और कब तक वाष्पीकृत किया, जब तक वो क्रिस्टल के रूप में प्राप्त नहीं हो जाए, कोई ठोस पदार्थ ना बन जाए। ठीक है, और लास्ट में एक उत्पाद बनता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, योगात्मक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसी को बोलते हैं हम योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक। यानी जब दो या दो से अधिक सरल स्थायी यौगिकों के विलयनों को उनके आणविक अनुपात में मिलाकर, आणविक अनुपात यानी उनके अणु के अनुपात में मिलाकर वाष्पीकृत होने तक गर्म करने से नए पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इन पदार्थों को आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। क्लियर है क्या? अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स कैसे हैं? योगात्मक यौगिक मैंने लिया आपका K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। इन सभी का क्या करना है, मेरे को योग करना है। योगात्मक यौगिक कहा है मैंने, सबसे पहले क्या लिया, पोटेशियम सल्फेट लिया, पोटेशियम सल्फेट, फिर एल्यूमिनियम सल्फेट और जल के कितने अणु लिए मैंने, 24 मॉलिक्यूल लिए। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये एक योगात्मक यौगिक बनेगा, यानी K2SO4। और इनको जोड़ना कैसे है, डॉट्स के द्वारा जोड़ना है इस तरह से। ठीक है, तो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। यही होता है आपका फिटकरी। क्या होती है, फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला होता है आपका K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, या इसी को बोलते हैं हम पोटास एलम। क्या बोलते हैं, पोटास एलम। ये इसके नाम से आती है, पोटास एलम या फिटकरी। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है। सेकंड बात करते हैं हम, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड बात कर रहे हैं हम मोहर लवण FeSO4 प्लस FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस 6H2O। इनको कैसे जोड़ेंगे हम, सबसे पहले क्या लिया मैंने, FeSO4 प्लस, फिर लिया मैंने अमोनियम सल्फेट। इस प्लस को क्या करना है, मेरे को जोड़ना है, तो ऐसे डॉट लगा के लिखना है, डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। ये होता है आपका FAS, यानी इसी को बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट। ये काम आएगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, फेरस अमोनियम सल्फेट और फिटकरी पोटासियम, ये फॉर्मूले वहां पे काम आएंगे प्रैक्टिकल के टाइम पे। फेरस अमोनियम सल्फेट FAS, इसका पूरा नाम पूछा गया है, फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं इसको। ये क्या है आपका, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इसका एक नाम और होता है मोहर लवण। क्या बोलते हैं इसको, मोहर लवण। क्लियर है, यानी ये होता है आपका FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। मैंने इनका क्या कर दिया, योग कर दिया, यानी ये कैसा यौगिक है आपका, योगात्मक यौगिक है, इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, जोड़ करके लिख दिया, तो ये एक योगात्मक यौगिक बन गया, फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोहर लवण। थर्ड है KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। ठीक है, इसको मैं कैसे जोड़ के लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O।
क्लियर है? इसको बोलते हैं हम कॉर्नेलाइट। क्या बोलते हैं? कॉर्नेलाइट। तो योगात्मक यौगिक क्या एग्जांपल समझ में आए? सबसे पहले लिखा मैंने K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये हो गया K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। मैंने इनको डॉट डॉट करके यहाँ पे जोड़ दिया है। तो ये किसके एग्जांपल हो गए? आपके योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक के एग्जांपल हो गए। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। ये आपसे बोर्ड में पूछे गए हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं कि कॉर्नेलाइट का रासायनिक सूत्र लिखिए, या बोल दिया मोहर लवण का रासायनिक सूत्र लिखिए, या आपको बोल दिया फिटकरी या पोटास एलम का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है? या आपसे पूछ सकता है FAS का पूरा नाम लिखिए। ठीक है? या आपको ये चीज दे देगा और पूछेगा आपसे कि इसका नाम क्या है। तो ये भी इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, यानी इनके प्रकारों की बात करते हैं हम। योगात्मक यौगिक का आणविक लवणों के प्रकार ये होते हैं आपके दो प्रकार के। तो आगे देखते हैं हम। यानी लवण बोल लो या यौगिक बोल लो, बात की होती है। लवणों के प्रकार या यौगिकों के प्रकार। योगात्मक यौगिकों के लवणों के प्रकार, या योगात्मक लवणों के प्रकार, या योगात्मक यौगिकों के प्रकार। ठीक है? इस आधार पर इसके प्रकार होते हैं आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका द्विक्लवण। क्या होता है? द्विक्लवण। और एक होता है आपका उपसह संयोजक लवण। ये होते हैं आपके दो प्रकार के। अब हम इनको एक एक के बारे में समझते हैं। द्विक लवण का एक नाम होता है आपका जालक लवण। क्या होता है? इसका एक और नाम होता है जालक लवण, और इसका नाम होता है एक और संकुल लवण। संकुल लवण। अब हम इनको देखते हैं कि द्विक लवण क्या होता है। क्या होता है द्विक लवण? तो सबसे पहले टॉपिक डालते हैं हम द्विक लवण। ठीक है? देखो द्विक लवण का क्या होता है। द्विक लवण यानी दो लवण। द्विक का मतलब होता है दो लवण। दो लवणों का ऐसा मिश्रण जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में रहता है और जल में घुलने पर ये अपना अस्तित्व खो देते हैं, वो कहलाते हैं आपके द्विक लवण। जैसे फिटकरी होती है, वो सॉलिड स्टेट में होती है ना, ठोस होती है, तो आपको दिखाई देती है कि ये ठोस है, ये फिटकरी है। जैसे ही आप उसको जल में घोलते हो तो जल में घुलने पर वो आयनों में टूट जाती है, और आयन में टूट के वो घुल जाती है जल में। तो क्या आप उसमें बता सकते हो कि इसमें फिटकरी घुली हुई है? आपको ठोस अवस्था में तो पता है कि ये फिटकरी है, लेकिन जल में घुलने पर वो अपना अस्तित्व होता है ना, वो खो देती है। आप बता ही नहीं सकते हो कि इसमें फिटकरी घुली हुई है। तो ध्यान रखना है कि द्विक लवण क्या होते हैं? दो लवणों का ऐसा मिश्रण जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जल में घुलने पर वो अपना अस्तित्व खो देते हैं। यानी ये उन सभी आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे मिलकर के ये बने होते हैं। जब ये जल में घुलते हैं ना, तो ये उन सभी प्रकार के आयनों के बारे में बताते हैं जिनसे मिलकर के वो बने होते हैं। और तीसरा पॉइंट है आपका इसमें कि इनमें जो बंध होता है ना, वो कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। तो इनको देखते हैं हम एक बार। द्विक लवण, दो लवणों का ऐसा मिश्रण जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है तथा जलीय विलयन में वो अपना अस्तित्व खो देते हैं।
अपना अस्तित्व खो देते हैं, वो कहलाते हैं आपके द्विक लवण कहलाते हैं। द्विक लवण कहलाते हैं। ये जलीय विलयन में, ये जलीय विलयन में उन सभी आयनों का परीक्षण देते हैं उन सभी आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे मिलकर ये बने होते हैं। जिनसे मिलकर ये बने होते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, इनमें आयनिक बंध पाए जाते हैं। इनमें आयनिक बंध पाए जाते हैं। कौन से बंध पाए जाते हैं? आयनिक बंध पाए जाते हैं। इनमें आयनिक बंध पाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? यानी द्विक लवण दो लवणों का ऐसा मिश्रण जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन जलीय विलयन में वो अपना अस्तित्व खो देते हैं, वो कहलाते हैं आपके द्विक लवण। और ध्यान रखना है, ये जलीय विलयन में घुलने पर उन सभी आयनों के बारे में बताते हैं जिनसे मिलकर के ये बने होते हैं। तीसरा है, इसमें आयनिक बंध पाए जाते हैं। क्लियर है? अब हम इनको समझते हैं कि जलीय विलयन में वो अपने आयनों का परीक्षण कैसे देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैंने लिखा फिटकरी का फॉर्मूला लिखा K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। जैसे ये जल में घुलेगा ना, तो ये जल में घुलने पर टूट जाता है। कि ये किसका फॉर्मूला है? फिटकरी का है। और फिटकरी का एक और नाम होता है पोटास एलम। क्या होता है? पोटास एलम। क्लियर है? यानी ये जल में घुलने पर किस तरह से देते हैं, आयनों में किस तरह से पता करते हैं कि इसमें ये आयन है। जैसे ही आप इसको जल में घोलोगे, जल में डालोगे तो टूटेगा। कैसे टूटेगा? पोटेशियम कितने? 2 K प्लस की फॉर्म टूट जाएगा। प्लस SO4 कितने हैं? एक ये रहा और 3 ये रहे, तो 4 SO4 - 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 SO4 - 2 बनेंगे। एल्यूमिनियम कितने यहाँ पे? 2, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2Al+3। यानी जैसे ही आप इनको जल में घोलते हो तो ये इस तरह से आयनों में टूट जाते हैं। और इससे आप पता लगा सकते हो इसमें क्या क्या चीज घुली हुई है। पोटेशियम है, सल्फेट है और एल्यूमिनियम है। तो ये जल में घुलने पर उन सभी आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे मिलकर के ये बने होते हैं। क्लियर है? तो आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड है फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। इसको बोलते हैं हम FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, या एक और नाम होता है इसका मोहर लवण। ठीक है? ये भी जल में घुलने पर क्या देगा? आपका आयनों में टूट जाएगा। एक है आपका कॉर्निलाइट KCl.MgCl2.6H2O। ये होता है आपका कॉर्निलाइट। क्या है? कॉर्निलाइट। ये भी जल में घुलने पर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्लियर है? तो आप इनको याद रख सकते हो। एक और आप याद रख सकते हो K2SO4 Cr2SO4 का होल 4.24H2O। इसका नाम होता है क्रोम एलम। क्या होता है? क्रोम एलम। तो ध्यान रखना है, ये चारों ही जल में घुलने पर क्या हो जाते हैं? ये आयनों में टूट जाते हैं इस तरह से। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस
24H2 ये होता है फिटकरी का फॉर्मूला होता है। ये FAS का फेरस अमोनियम सल्फेट का है। ये है आपका कॉर्निलाइट KCl MgCl2.6H2O और ये है आपका क्रोम एलम K2SO4.Cr2SO4 का होल 4.24H2O, यानी ये होता है आपका क्रोम एलम का। क्लियर है। अब सेकंड पढ़ते हैं हम उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। सेकंड टाइप है उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक बोल लो या लवण बोल लो, या आप बोल सकते हो उपसहसंयोजक लवण भी बोल सकते हो। उपसहसंयोजक लवण या संकुल लवण, चाहे लवण बोल लो। ये आपका सेकंड टाइप है। ये क्या होता है? ऐसे लवण, उपसहसंयोजक लवण क्या होता है? ऐसे लवण जिनका अस्तित्व होता है वो ठोस अवस्था में तो होता है, लेकिन जलीय विलयन में भी ये अपना अस्तित्व बना करके रखते हैं। जैसे कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में तो आपको पता रहता है कि ये चीज है, कि ये पदार्थ ये है, आपको पता रहता है, लेकिन जैसे ही आप उनको जल में घुलते हो ना तो थोड़ा बहुत तो वो घुलते हैं और उसके बाद वो घुलना बंद हो जाते हैं। फिर भी आप पता लगा सकते हो ना कि ये चीज है। तो ध्यान रखना है उपसहसंयोजक लवण क्या होते हैं कि ऐसे यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में तो रहता ही है, लेकिन जलीय विलयन में भी ये अपना अस्तित्व बना करके रखते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं आपके उपसहसंयोजक लवण। ये जल में घुलने पर उन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे मिलकर के बने होते हैं। जब इनको आप जल में घुलते हो ना तो उन सभी आयनों के बारे में नहीं बताते हैं जिनसे मिलकर के बनते हैं। तीसरा है, इसमें उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसमें बंध कौन सा पाया जाता है? उपसहसंयोजक बंध, यानी कोऑर्डिनेशन बंध पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं उपसहसंयोजक लवण में ऐसे लवण या ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में तो अपना अस्तित्व बना के रखते हैं, अपना अस्तित्व बनाकर रखते हैं तथा जलीय विलयन में घुलने पर भी जलीय विलयन में भी ये अपना अस्तित्व बना के रखते हैं, अपना अस्तित्व बनाकर रखते हैं। उपसहसंयोजक लवण कहलाते हैं। उपसहसंयोजक लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट, ये जलीय विलयन में उन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे ये बने होते हैं। जिनसे ये बने होते हैं। और इनमें कौन सा बंध पाया जाता है? इनमें उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। इनमें आयनिक और उपसहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के
बंध पाए जाते हैं। इनमें आयनिक और उपसहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, K4FeCN6। ये जैसे आप इसको जल में घोलोगे, जल में घुलने पर ये थोड़ा बहुत घुलता है। कैसे टूटेगा ये? 4K+, थोड़ा सा ये घुला और उसके बाद ये घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। FeCN6 और -4, यानी ये थोड़ा सा तो क्या हुआ? घुला, K4 अलग हो गया और बाद में घुलना क्या हो गया? बंद हो गया। ये टूटा गया? नहीं टूटा है ना, तो ये घुलना क्या हो गया? बंद हो गया। तो ये कहलाते हैं आपके ये है आपके धनात्मक आयन और ये है आपके ऋणात्मक आयन। क्लियर है? तो उपसहसंयोजक लवण क्या है कि ऐसे लवण जो ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बना के रखते हैं तथा जलीय विलयन में भी अपना अस्तित्व बना के रखते हैं, वो कहलाते हैं आपके उपसहसंयोजक लवण। यानी ये जलीय विलयन में उन सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं जिनसे मिलकर के ये बने होते हैं। क्या इन्होंने सभी आयनों का परीक्षण दिया गया? नहीं, क्योंकि इसने K+ के बारे में बताया है कि इसमें K+ प्रेजेंट है, लेकिन इनके बारे में इसने नहीं बताया है। ये अगर टूट जाता ना पूरी तरह से तो ये सभी आयनों का परीक्षण दे देता, लेकिन ये नहीं टूटा है जल में घुलने पर, तो ये उन सभी आयनों का परीक्षण नहीं दे रहा है। केवल ठोस अवस्था में अपना अस्तित्व बना के रख रहे हैं और जल में घुलने पर भी ये क्या कर रहे हैं? अपना अस्तित्व बनाकर रख रहे हैं, पूरी तरह से नहीं घुल रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? अब इसका नाम देखते हैं। पोटेशियम हेक्सासाइनो, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। क्लियर है? ये इसका क्या हो गया? नाम हो गया। और ये नामकरण हम सीखेंगे बाद में, जब टॉपिक आएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालने का और नामकरण का, तब हम इन नामों को सीखेंगे। यहां तक क्लियर है क्या? यानी ये क्या होता है? उपसहसंयोजक यौगिक है, ये जल में घुलने पर थोड़ा सा घुलता है और उसके बाद घुलना है इसका क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका उपसहसंयोजक लवण या संकुल यौगिक या लवण, देख सकते हो आप। ठीक है? यह है आपका सरल धनायन, इसको बोल सकते हैं आप सरल धनायन, और इसको बोल सकते हैं जटिल ऋणायन। जटिल ऋणायन। क्लियर है क्या? द्विक लवण और उपसहसंयोजक लवण दोनों समझ आए? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने लिखा K4FeCN6। देखो कोष्टक के बाहर होता है ना, इसको बोलते हैं हम आयनिक मंडल। क्या बोलते हैं? आयनिक मंडल। यानी कोष्टक के बाहर जो आगे की तरफ होता है ना, वो होती है धातु, और उसको बोलते हैं हम आयनिक मंडल। क्योंकि जैसे ये जल में घुलता है ना तो ये आयनों में टूट जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम आयनिक मंडल। इसको बोलते हैं हम समन्वय मंडल। क्या बोलते हैं? इस पूरे को, बड़े कोष्टक को क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। बड़े कोष्टक को क्या बोलते हैं हम? समन्वय मंडल। इधर लिख देता हूं, समन्वय मंडल, या इसको समन्वय सत्ता भी बोलते हैं या परिसर भी बोल देते हैं। समन्वय मंडल या सत्ता, या इसी को बोलते हैं हम परिसर। इसको बोलते हैं जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, इनको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु।
यानी जो कोष्ठक में आगे आगे होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, केंद्रीय धातु परमाणु। और ये हैं आपके जो कोष्ठक में दे रखे हैं अंदर, यानी इनकी जो संख्या है और ये जो दे रखे हैं ना, इनको बोलते हैं हम लिगेंड। क्या बोलते हैं, लिगेंड। और ये जो संख्या दे रखी है इसको बोलते हैं हम लिगेंडों की संख्या, लिगेंडों की संख्या। या इसको ये भी बोल सकते हैं उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन, उपसह संयोजन संख्या। यानी इन संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, लिगेंडों की संख्या बोल दो या उपसह संयोजन संख्या। क्लियर है। अगर इस यौगिक पे, इस संकुल यौगिक पे कोई चार्ज है प्लस या माइनस, तो उसके बोलते हैं संकुल यौगिक पर आवेश, संकुल यौगिक पर आवेश। अब समझते हैं आयनिक मंडल क्या होता है। जो कोष्ठक के बाहर जो तत्व होता है ना कोई भी, उसको बोलते हैं हम आयनिक मंडल। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं हम, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं जो लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन का युग्म क्या करता है, ग्रहण करता है ना। ये केंद्रीय धातु का काम क्या होता है, इस Fe का काम क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ज्यादातर, ज्यादातर क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनका काम होता है कि लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन क्या करना, ग्रहण करना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करना, ग्रहण करना। तो ध्यान रखना केंद्रीय धातु परमाणु वो होते हैं जो लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण करते हैं, वो कहलाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड वो होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देते हैं, वो कहलाते हैं आपके लिगेंड। ये है आपकी लिगेंडों की संख्या। क्लियर है यहां तक। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखता हूं ना तो ये ऐसे बनती है 4K प्लस प्लस Fe Cn 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 Cn, इस तरह की क्या बनती है, ये स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है। तो इस Fe का ये तीर के साइन से दर्शा रहे हैं हम। इन तीर के साइन को क्या बोलते हैं, उपसंयोजक बंध बोलते हैं। इनको हमने उपसंयोजक बंध से क्यों दर्शाया है, क्योंकि Fe ने इस Cn से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इस Cn से भी क्या किया है, इसने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इस Cn से भी इसने क्या किया है, लोन पेयर ग्रहण किया है। तो इन सभी से ये Fe क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, वो लिगेंड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण करता है, यानी लोन पेयर ग्रहण करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। लिगेंड क्या काम क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देना। लिगेंड किसे कहते हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है ना, उसको बोलते हैं हम लिगेंड। क्लियर है। दोबारा सुन लो, केंद्रीय धातु परमाणु वो है जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और लिगेंड वो है जो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इनको समझते हैं एक एक कि आयनिक मंडल क्या होता है। आप इनको उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। Cn अब है -4 और यहाँ पे है 4K प्लस। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इनको समझते हैं एक एक करके। अब देखते हैं उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट है समन्वय मंडल या सत्ता या परिसर। अभी अभी हमने समझाया था कि जैसे FeCN6, यानी इस बड़े कोष्ठक को क्या बोलते हैं हम, समन्वय मंडल या सत्ता या परिसर बोलते हैं। इस समन्वय मंडल में क्या क्या होता है, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु होता है और एक क्या होता है आपका लिगेंड होता है। यानी बड़े कोष्ठक के अंदर क्या क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड उपस्थित होते हैं। इस बड़े कोष्ठक को क्या बोलते हैं हम, समन्वय मंडल कहते हैं। तो जब केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंडों को एक साथ एक वर्गाकार कोष्ठक में देखा जाता है तो इस बड़े कोष्ठक को क्या बोलते हैं हम, समन्वय मंडल कहते हैं। सेकंड है आयनिक मंडल। आयनिक मंडल क्या होता है, समन्वय मंडल के बाहर जो उपस्थित होते हैं ना, जैसे ये है, समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित आयनों को आयनिक मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय धातु परमाणु।
केंद्रीय धातु परमाणु का काम क्या होता है? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ग्रहण करना। तो ऐसी धातु जो लिगेंडों से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या इसी को बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाती है। क्लियर है? आपको एक चीज और याद रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ग्रहण करता है ना, जो लेने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेने वाला होता है, उसको बोलते हैं लुईस अम्ल। और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं हम लुईस क्षार। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन का पेयर ग्रहण करने वाला लुईस अम्ल और इलेक्ट्रॉन का पेयर दान देने वाला लुईस क्षार। अब आपसे पूछ ले कि जो लिगेंड होता है, लिगेंड वो लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है या लुईस क्षार की भांति कार्य करता है? तो ध्यान रखना है, लिगेंड लुईस क्षार की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? लुईस क्षार की भांति। और आपसे पूछ ले केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वो किस तरह कार्य करता है? कौन से अम्ल की तरह कार्य करता है? वो करता है आपका लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है उपसह संयोजन संख्या। मैंने बताया था ये जो संख्या होती है ना, इसी को बोलते हैं हम उपसह संयोजन संख्या। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंडों के मध्य, इस केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंडों के मध्य जितने बंध बनते हैं ना, कितने बंध बनेंगे? 6 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो जितने बंध बनते हैं ना, उन बंधों को क्या बोलते हैं हम? उपसह संयोजक संख्या बोलते हैं। यानी केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंडों के मध्य कुल सह संयोजक संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? एक टॉपिक और लिख सकते हो आप यहाँ पे, लिगेंड। नेक्स्ट है, यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिगेंड। टॉपिक डाल सकते हो। नेक्स्ट है लिगेंड। लिगेंड आपको पता क्या होता है? परमाणु या आयन का वह समूह जो परमाणु या आयन का वह समूह जो क्या करता है? केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से घेरे रहता है। ऐसे बोल सकते हो, जो केंद्रीय धातु परमाणु को चारों ओर से घेरे रहता है, चारों ओर से घेरे रहता है, लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। यानी लिगेंड का कार्य क्या होता है? जो केंद्रीय धातु, ऐसे बोल सकते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है वो भी क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। चाहे आप ऐसे बोल सकते हो, जो केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से घेरे रहता है ना, वो कहलाता है आपका लिगेंड। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो, एक और बोल सकते हो, आप लिख सकते हो कि जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म या आप बोल सकते हो लोन पेयर देता है, वह लिगेंड कहलाता है। जो केंद्रीय धातु परमाणु क्या करता है? लोन पेयर देता है, वो कहलाता है आपका लिगेंड। ठीक है, आप एग्जांपल लिख सकते हो, NH3 H2O, ये क्या है आपके लिगेंड? यहाँ पे 2 लिगेंड हैं, यहाँ पे 1 लिगेंड है, तो ये है आपके लिगेंड। क्लियर है? तो लिगेंड वो है परमाणु या आयन का वह समूह जो केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से क्या करता है? घेरे रहता है, लिगेंड कहलाता है। या दूसरी तरह कह सकते हैं हम, जो केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से घेरे रहता है ना, कैसे घेरे रहता है? संरचना में बना के दिखा देता हूँ। ये Fe को ये इस तरह से घेरे रहता है, Cn इस तरह से क्या करके रखता है? ये घेरे रहता है, Cn 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 और Cn, ये इस तरह से क्या करके रखता है? घेरे रखता है। जब ये जल में घोलते हैं ना इसको, तो ये इस तरह से टूट जाता है, इस तरह से घेरे रहता है। तो ये चारों तरफ से घेर रखा है Cn ने Fe को, तो इनको क्या बोलते हैं? Cn को जो घेरता है उनको बोलते हैं हम
लिगेंड। क्लियर है? बाकी की बात करते हैं हम कल, आगे सीखेंगे हम लिगेंडों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।